नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी मेंस के एक टॉपिक पर बात करेंगे। एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस आपने देखा ही होगा भली भांति, जिसमें हम पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड के बारे में हम थोड़ा सा एक टॉपिक पर उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें उसमें स्पेशल मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जो एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट के पार्ट टू में भूगोल सेक्शन है। और भूगोल सेक्शन में हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल आता है, जिसकी यूनिट 3 यानी कि पेपर फर्स्ट पार्ट 2 की यूनिट 3 में मध्य प्रदेश के भूगोल को उसमें मेंशन किया गया है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा है नर्मदा घाटी क्षेत्र भूआकार की उन्होंने बताया है, नर्मदा घाटी क्षेत्र प्लस मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में, इस प्रकार से उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है। तो मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो मालवा के पठार से जो प्रश्न बन सकता है उसके हम फ्रेमिंग पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मालवा के पठार से 11 नंबर में भी प्रश्न बन सकता है, 5 नंबर में भी प्रश्न बन सकता है और छोटा प्रश्न 3 नंबर में भी बन सकता है। जैसे अगर 3 नंबर में मालवा का पठार पूछना होगा तो वो सिंपली पूछ सकता है मालवा का पठार, तो 3 नंबर में हमें वहाँ पर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की भूआकार की को समझाइए, या फिर मालवा के पठार के महत्व को पूछ सकता है 5 नंबर में। 11 नंबर में दोस्तों एक बड़ा प्रश्न बन सकता है जिसमें मालवा के पठार का ओवरऑल वो पूछ सकता है। जैसे कि प्रश्न बन सकता है कि मालवा के पठार की भूआकार की को समझाते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, या आर्थिक महत्व लिखिए, या धार्मिक महत्व लिखिए, पर्यटन महत्व लिखिए, जो भी मतलब प्रश्न बन सकता है, एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, अपन इसकी फ्रेमिंग पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम मालवा के पठार के उत्तर को लिखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको 11 नंबर के हिसाब से इसको बता रहा हूँ कि 11 नंबर के हिसाब से अपन को ये कैसे लिखना है। जैसे सबसे पहले तो एक छोटा सा ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है ये बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस में ये सिस्टम कर दिया गया है कि आपको कॉपी वहीं मिलेगी, और कॉपी में आपको 2 पेज मिलेंगे 11 नंबर के प्रश्न के लिए। 2 पेज आपको पहले से फिक्स मिलेंगे, उसमें अपन को उत्तर लिखना है 11 नंबर वाला। 200 शब्दों में अपन को उत्तर वो लिखना रहता है, तो 2 पेज उसके लिए उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम तो अपन को बनाना है, क्योंकि भूआकार से संबंधित प्रश्न है। तो एक यहाँ पर इतना ये डायग्राम बना के आप इसको इतना शो कर देना, जिसमें लिख देना मालवा का पठार 28% भूभाग, ठीक है। इस प्रकार से आप छोटा सा डायग्राम बना करके उसमें सबसे पहले आप जो चीज़ें लिखोगे, फ्रेमिंग मेन चीज़ है मेंस की। फ्रेमिंग मेंस जो है नॉलेज पर डिपेंड कम और फ्रेमिंग पर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्रेमिंग बता दूँ। पहले इस कोई भी उत्तर लिखना हो आपको ये भूआकार की से संबंधित, चाहे वो मालवा का पठार हो, चाहे नर्मदा सोन घाटी हो, चाहे तो वो मध्य भारत का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, कोई सा भी आपको लिखना हो, तो आपको सबसे पहले फ्रेमिंग पर ध्यान देना है। तो फ्रेमिंग जो होगी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लिखेंगे आप इसकी स्थिति, किसी की भी स्थिति लिखोगे सबसे पहले आप, ठीक है। चाहे मालवा का पठार हो, चाहे नर्मदा घाटी हो, स्थिति के बाद आप उसका विस्तार लिखोगे, ठीक। विस्तार के बाद उसका आप लिखोगे निर्माण कैसे हुआ है, और निर्माण के बाद आप लिखोगे उसमें उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक। कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल है, और कौन सी नदियाँ हैं, ये सब आपकी वो क्या हो गई, फ्रेमिंग हो गई। अब उसके बाद आगे चलेंगे अपन, फ्रेम नदियों इस सारी बात के, उसके बाद होगा महत्व में आप लिखोगे आर्थिक महत्व, ठीक। आर्थिक महत्व के बाद लिखोगे आप इसमें धार्मिक महत्व के बाद आप सांस्कृतिक महत्व, इस प्रकार से आप इनका महत्व लिखते चलोगे, ठीक। उसके बाद जब महत्व वाला टॉपिक पूरी हो जाएगा, उसके बाद अपने को लिखना है चुनौतियाँ में आप कम से कम 2 चुनौतियाँ बताओगे। 2 चुनौतियाँ के बाद एक या 2 चुनौतियाँ, उसके बाद आप निष्कर्ष में जो है समाधान, चुनौतियों का समाधान बताते हुए आप अपना कंक्लूजन और निष्कर्ष लिख दोगे बढ़िया फैक्ट के साथ। तो ये आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग के साथ ही मैंने इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसको, मालवा के पठार को अपने को लिखना क्या है वो देख लो। अब आप इसमें लिखना क्या है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ने के बाद इतनी हमें जानकारी होती है, और इसमें जो फ्रेमिंग में मैंने बताया है वो सब जानकारी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको होगी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से।
जैसे सबसे पहले हमें लिखना क्या है, स्थिति। सबसे पहले मालवा का पठार में उत्तर की जब हम प्रारंभ करेंगे, उत्तर की शुरुआत करेंगे, तो उसमें हम यही लिखेंगे कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल पर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक, इसके बाद आप लिखोगे इसका निर्माण। अब ऐसा आप हेडिंग करके भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैराग्राफ में चलेगा। यदि हेडिंग करके भी लिखना है इस प्रकार से, हेडिंग करके भी लिख सकते हैं। निर्माण, मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ है। ठीक, ज्वालामुखी के लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार का यह भाग है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ, इस पठार की प्रमुख नदी चंबल और छिप्रा है। काली सिंधई नदियां हैं, इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। छोटियां, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। साथ ही साथ जानापाव एवं धजारी जैसी चोटियां भी हैं। यहाँ पर एक चोटी और लिख लो आप, धजारी जैसी चोटियां हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप बता दोगे कि यहाँ पर वर्षा बता दोगे। मालवा के पठार में वर्षा की बात करें अपन, तो मालवा के पठार में कमी वर्षा होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा का प्रतिरूप मध्य प्रदेश में, चूंकि मालवा के पठार में ऐसा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा का जो प्रतिरूप है वो बढ़ता है। इस प्रकार से पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वर्षा बढ़ती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा घटती है। तो मालवा के पठार में वर्षा जो है कम होती है, यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। आगे आप यहाँ की जलवायु बताओगे। जलवायु में आप क्या लिखोगे कि यहाँ की मालवा के पठार की जलवायु जो है सम जलवायु है। और मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहा है किसने? फाहियान ने। आप इसका थोड़ा सा उल्लेख कर देना, फाहियान ने इसकी यहाँ की जलवायु को सम जलवायु कहा है। क्योंकि ये फाहियान लिखने से क्या होगा, जो हमारा प्रश्न उत्तर है, हमारा जो उत्तर इतिहास से लिंक हो गया थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको। तो आप यहाँ लिख देना कि इस पठार की जलवायु को फाहियान ने सम जलवायु कहा है, जहाँ पर साधारण गर्मी के साथ साथ साधारण सर्दी होती है। अगर आगे हम इसकी मिट्टी की बात करें, मालवा के पठार में मिट्टी की, तो यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है मालवा के पठार में, जिसके कारण यह पठार जो है कृषि की दृष्टि से समृद्ध जो है क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप एक पेज में तो आप इसका डायग्राम और ये थोड़ा सा ये इसका परिचय दोगे। अगले पेज में आप इसका देखो महत्व आपसे पूछा जाएगा। तो महत्व में अगर स्पेशली आर्थिक महत्व पूछा है तो आर्थिक वो उसका प्रश्न अलग बनेगा, और पूरा ओवरऑल महत्व पूछा है तो उसमें उसका प्रश्न थोड़ा सा अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है। अगर आर्थिक महत्व पूछा है तो उसमें सब आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर उसने आर्थिक महत्व पूछा है तो आपको यहाँ पर आर्थिक महत्व बताना है, मतलब ऐसा महत्व बताना है जिससे कि मध्य प्रदेश में रेवेन्यू की प्राप्ति हो। तो जैसे कि कृषि, परिवहन है, उद्योग है, ऐसे महत्व है ये, जिनसे क्या होता है मालवा के पठार में रेवेन्यू प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को। पर्यटन है, ये सब आर्थिक महत्व हो जाएंगे। अगर उसने ओवरऑल महत्व पूछा है तो आप आर्थिक महत्व के साथ साथ इसमें आर्थिक महत्व बता दोगे, 1-2 आर्थिक महत्व बता देना। और आर्थिक महत्व को बताने के साथ इसमें सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक महत्व, ये सारी चीज़ें अपन भी बताएंगे। सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, जलवायु महत्व, इस प्रकार से हम वो भी बता देंगे। तो वो हमारा अगर प्रश्न ऐसा पूछा है कि इसके महत्व पर चर्चा करिए, तब हमें सारे महत्व बताना। बाद बाकी अगर आर्थिक महत्व पूछा है तो आर्थिक महत्व बता करके अपन निष्कर्ष दे देंगे। ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले हम एक एक करके सारे महत्व पर चर्चा करेंगे। हालांकि चूँकि हमें पढ़ना है तो यहाँ पर हम आर्थिक महत्व पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। आर्थिक महत्व में हम पहले बात करेंगे कृषि की, क्योंकि कृषि से मध्य प्रदेश मालवा के पठार में रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये एक आर्थिक महत्व है। कृषि की बात करें दोस्तों तो मालवा के पठार में काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, और गेहूँ, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें यहाँ पर होती हैं। मालवा के पठार को गेहूँ का भंडार भी कहा जाता है, इसीलिए तो गेहूँ यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। आगे हम बात करें परिवहन के रूप में महत्व, तो देखिए दोस्तों, मालवा का जो पठार है परिवहन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और परिवहन से भी राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। मालवा के पठार में NH-46 और NH-52 जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार है। NH-46 मतलब NH-3, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये वाला। ठीक, और इसके साथ साथ रेलवे की भी अगर हम बात करें तो रेलवे में इंदौर ग्वालियर रेलवे, इंदौर पुणे रेलवे, मानमाड़ परियोजना अभी हाल ही में बनाई गई है, जो कि इंदौर से महाराष्ट्र को जोड़ती है। तो मानमाड़ रेल परियोजना, तो ये रेल परियोजना हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हवाई सेवा की बात करें तो देवी अहिल्या हवाई अड्डा और राजा भोज जैसे हवाई अड्डा जो है यहाँ पर
विस्तृत हैं। तो इस प्रकार से आपका ये परिवहन का महत्व हो जाएगा, परिवहन के रूप में इसका महत्व हो जाएगा, आर्थिक महत्व। आगे हम बात करते हैं इसका, एक पॉइंट में आप लोग दोगे यहाँ पर औद्योगिक के रूप में महत्व। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अगर अपन उद्योगों की बात करें तो संपूर्ण उद्योगों का केंद्रीकरण मालवा के पठार वाले क्षेत्र में ही है। मालवा के पठार में पीतमपुर की हम बात करें तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगलिया है, सूखा बंदरगाह, साथ ही साथ देवास में चमड़ा उद्योग है, बैंकनोट प्रेस देवास है, बैंकनोट प्रेस। उसके बाद उज्जैन में संयंत्र लगा हुआ है, सोयाबीन संयंत्र, धार आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पर्यटन की अगर बात करें दोस्तों, मालवा के पठार में तीनों प्रकार का पर्यटन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्यटन वाला जो महत्व है ये आप इसके आर्थिक महत्व में भी लिख सकते हैं। और अगर कभी अकेला प्रश्न भी बन जाए कि मालवा के पठार का पर्यटन के महत्व लिखिए, मालवा के पठार के पर्यटन का महत्व लिखिए, तो अकेला प्रश्न भी अगर बन जाएगा तो जो 5 नंबर में अकेला प्रश्न भी बन सकता है मालवा का पर्यटन। तो पर्यटन के रूप में आपको लिखना यही है। फिर भी उसमें पर्यटन में आप क्या लिखना है, अगर अकेला 5 नंबर में पूछा जाए मालवा का पर्यटन तो आपको ये 3 पर्यटन का वर्णन कर देना है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन। ये तीनों पर्यटनों को जब आप वर्णन कर दोगे तो ये 5 नंबर में अकेला पर्यटन भी हो जाएगा। साथ ही साथ अपन यहाँ पर उसको ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, धार्मिक पर्यटन में आपको क्या लिखना है, मालवा के पठार में धार्मिक पर्यटन में आप क्या लिखोगे। तो देखिए दोस्तों, मालवा के पठार धार्मिक पर्यटन की बात करें तो महाकालेश्वर उज्जैन है, मंदिर है उज्जैन में, ठीक। गोमटगिरी इंदौर में है ही, ओमकारेश्वर खंडवा में है ही, यहाँ पे भी शिवलिंग है। तो ये बड़े बड़े जो है मंदिर हो गए, ये धार्मिक महत्व हो गया। साथ ही बड़ा गणपति इंदौर में है। इस प्रकार के हिंदू एवं जैन तीर्थ स्थल यहाँ आसपास मालवा के पठार में हैं। साथ ही साथ देवास में पुष्पगिरी है। तो इस प्रकार के जैन तीर्थ स्थल हो जाएंगे। इसके आगे बात करते हैं अपन ऐतिहासिक स्थल की। ऐतिहासिक पर्यटन में कौन कौन से इसके ऐतिहासिक पर्यटन हो जाएंगे, तो मालवा के पठार में दोस्तों ऐतिहासिक रूप से भी यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावना है। जैसे कि मांडू महल है, बाज बहादुर का महल है, रानी रूपमती का महल है, लाल विलास पैलेस आपका इंदौर में है ही, जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। आगे हम प्राकृतिक पर्यटन की बात करें तो मालवा के पठार में प्राकृतिक पर्यटन के भी स्त्रोत मतलब स्थल हैं, जैसे कि रालामंडल अभ्यारण्य है आपका, और पाताल पानी जैसे जलप्रपात हैं। साथ ही साथ हनुमंतिया टापू जैसे प्राकृतिक स्थल हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यटन के आपके स्थल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये पर्यटन जो है, ये पर्यटन वाला पॉइंट अकेला मैंने इसलिए भी इसको विस्तार से बताया है क्योंकि अकेला पर्यटन भी 5 नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इतना इन तीनों पर्यटन का वर्णन कर दोगे तो आपका पर्यटन वाला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मालवा के पठार के सांस्कृतिक महत्व का। देखिए दोस्तों, मालवा के पठार का सांस्कृतिक महत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। मालवा का पठार का सांस्कृतिक महत्व, तो मालवा के पठार के सांस्कृतिक महत्व में आप क्या लिखोगे, मालवा के पठार में विभिन्न प्रकार के मेले एवं उत्सवों का क्या होता है, आयोजन होता है। जैसे सिंहस्थ का मेला, सबसे बड़ा मेला लगता ही है दोस्तों, कुंभ का मेला है, सिंहस्थ मेला यहाँ उज्जैन में लगता है। कालिदास उत्सव मनाया जाता है। मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन में मनाया जाता है। कुमार गंधर्व देवास में मनाया जाता है आपका। द्रुपद समारोह मनाया जाता है आपका। तो मालवा के पठार में ये सब मेले एवं उत्सव मनाए जाते हैं। ये इसका सांस्कृतिक महत्व हुआ। साथ ही साथ जनजातियाँ भी संस्कृति का ही हिस्सा होती हैं दोस्तों। तो मालवा के पठार में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति का भी निवास स्थान है, जिसका प्रमुख पर्व भगोरिया हाट है। इनका एक प्रकार का सांस्कृतिक इनका पर्व है भगोरिया हाट भीलों का, क्योंकि जनजातियाँ भी संस्कृति का ही हिस्सा होती हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा एवं खेलकूद के रूप में भी मालवा के पठार का महत्व है। देखिए दोस्तों, मालवा का पठार जो है शिक्षा की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर इंदौर उज्जैन भोपाल जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश के भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे कि हम बात करें इंदौर में शहर में देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान IIT एवं IIM दोनों संस्थान यहाँ पर स्थित हैं। मतलब कि एकमात्र ऐसा शहर है ये इंडिया का जिसमें IIT और IIM दोनों शिक्षण संस्थान स्थित है। जो IIT की स्थापना यहाँ पर, IIM की स्थापना 1996 में हुई थी और IIT की स्थापना यहाँ पर 2009 में हुई थी। ठीक, IIT 2009 में हुई थी। आगे हम बात करते हैं खेलकूद की। तो दोस्तों खेलकूद में भी मालवा के पठार का बहुत बड़ा महत्व रहा है। प्रारंभ से ही सबसे पहला क्रिकेट का जो क्लब बना था पारसी क्लब 1890 में, वो भी आपका मालवा के पठार में ही बना हुआ था, मतलब कि इंदौर में बना हुआ था। तो उसके बाद
यहाँ पर होलकर स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम अभय खेल प्रसाल यहीं पर है, मालवा के पठार में, इंदौर में। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है ही। बैडमिंटन एसोसिएशन प्रारंभ से ही जो है इसका वर्तमान कार्यालय अगर अपन देखें मुख्यालय तो इंदौर में है ही। तो आदि प्रकार की खेल संस्थाएँ हैं। इसके साथ साथ ही अपना ये महत्व कंप्लीट होता है। अब ये महत्व 11 नंबर के हिसाब से मैंने बताया है, जिसमें हमने लिखा है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के बाद हमने लिखा है इसमें धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और खेल शिक्षा एवं खेल के रूप में ये महत्व हमने उसमें लिखे हैं। ठीक, आर्थिक महत्व अकेला आपसे पूछा जाए तो अब मैं आप उसमें आप कृषि, परिवहन वगैरह सारी चीज़ें बता दोगे, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है। और अकेला आर्थिक महत्व पूछा जाए तब, अकेला पर्यटन का महत्व पूछा जाए तब भी आप बता दोगे कैसे लिखना है। ठीक, अब अपन इसकी कुछ चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें मालवा के पठार की कुछ चुनौतियाँ हमें प्रश्न में एक दो उत्तर में अपने में 1-2 चुनौतियाँ लिखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मालवा का पठार जो है एक संपन्न क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या का जो अति केंद्रीकरण एक ये प्रकार की एक चुनौती है। और साथ ही एक ये मान सकते हो आप कि यहाँ पर जो वनों की या पर्यावरण की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मान सकते हो क्योंकि अगर अपन वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का आकलन करें तो उसमें आप पाओगे कि सबसे कम वनावरण मालवा के पठार वाले क्षेत्र में ही है, लगभग 5.9% 5.9 नहीं 0.59 कुछ ऐसा प्रतिशत, आप जो भी देख लेना। यहाँ पर सबसे कम वनावरण मालवा के पठार वाले क्षेत्र में ही है। साथ ही यहाँ पर आप निष्कर्ष दे देना, एक निष्कर्ष में दे सकते हो कि यहाँ पर उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद मालवा का पठार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेज की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से मालवा के पठार का आपका आर्थिक महत्व हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरा एक ये 11 नंबर का प्रश्न कवर होता है। अगर आप इस प्रकार का अगर उत्तर लिखते हैं मालवा के पठार से संबंधित अगर पूछा जाए तो 11 में से आपको 9 नंबर से कम नहीं मिलेंगे, और 11 में से 9 नंबर बहुत नंबर होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको अपन को लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम नर्मदा सोन घाटी पर चर्चा करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।